नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। बिहार के एक छोटे से गांव में मिले 52 दिव्यांग लोग। संख्या ज्यादा होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, लगातार की जा रही है निगरानी। वीएबल 2022 विकलांग छात्रों के लिए स्नातक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा। फ्लिपकार्ट पर अब मिल सकेंगी स्वास्थ्य सामग्री और दवाइयाँ। न्यायिक प्रणाली को किया जा रहा है आसान, सुनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणियाँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80% दिव्यांग उम्मीदवार को रेलवे परीक्षा केंद्र में अटेंडेंट ले जाने की अनुमति दे दी। गोवा के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने अपनी विकलांग बेटी को खाना खिलाने के लिए बनाया रोबोट। सुनेंगे ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाली 5 आदतों के बारे में। जानिए कैसे ये जर्मन हियरिंग एड कंपनी भारत में लोगों की जिंदगियों में भारी बदलाव ला रही है। अंतिम व्यक्ति तक मुस्कान पहुंचाना है सरकार की मंशा। यूपी के होमगार्ड विभाग में फर्जीवाड़ा की शिकायत। दिव्यांगों को वितरित किए गए व्हील चेयर, वॉकर और स्टडी टेबल्स। भारतीय रेलवे ने विकलांग व्यक्तियों की यात्रा की आसान। लगभग 500 स्टेशन पर 900 से भी अधिक लिफ्ट्स और 1000 एक्सीलेटर्स लगे। विश्व मूक बधिर दिवस पर बच्चों के बीच हुई प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता। लगभग 35,000 घर होंगे मुहैया। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग इन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में सुनते हैं खबर बिहार से। यहाँ चंपारण का एक ऐसा गांव है जिसका नाम है बगहा और जहाँ सदियों से विकलांगता एक अभिशाप बनी हुई है। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि बगहा अनुमंडल के प्रखंड बगहा अंतर्गत
52 लोगों के अपंग होने की पुष्टि करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से अधिकांश विकलांगजन 3 से 16 वर्ष की आयु के हैं और हाथ और पैरों से विकलांग है। दोस्तों, 21 अगस्त को एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा द्वारा सरकार के कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभागों का विशेष शिविर लिया गया, जिसमें मझौआ पंचायत से निःशक्तता प्रमाण पत्र के लिए 54 आवेदन जमा किए गए। जांच के बाद 52 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। वहीं पानी के सैंपल्स को जांचने के लिए पीएचईडी विभाग भेजा गया है, जहां पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा की जांच की जाएगी। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में विकलांगजन मिलने के बाद विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है और साथ ही एएनएम आशा कार्यकर्ताओं को भी हर घर का डेटा तैयार करने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। फिलहाल अधिकारी एक एक कर आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। अब पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस पंचायत में कुल कितने लोग विकलांग हैं। सीएससी प्रभारी डॉक्टर एसएन मोहतो ने बताया कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान आदि पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही गांव के सभी वार्डों के पानी के सैंपल लिए गए हैं। खासतौर पर विकलांगजन जहां पाए गए हैं, ऐसे घरों के सैंपल्स भी लिए गए हैं। पानी की जांच की जा रही है। इस गांव के लिए जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं वीएबल 2022 की। हाल ही में इनेबल इंडिया ने वीएबल 2022 अ विद्याधन ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी की घोषणा की है। चुने गए छात्र अपने डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 15 से 60 हजार रूपए तक की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। स्नातक पूरा करने के बाद छात्रों को रोजगार कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आइए सुनते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र कौन हो सकता है। इस स्कॉलरशिप के लिए इस साल डिग्री लेने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के ऐसे छात्र जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है और वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को अपनी 12वीं की परीक्षा में कम से कम 60% यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर उनका सीजीपीए स्कोर 6 से अधिक होना चाहिए। अब सुनते हैं चयन की विधि की जानकारी। छात्रों का चयन उनके अंकों और उनके आवेदन पर दिए गए विवरण के आधार पर किया जाएगा। चुने गए छात्रों को एक खास सिलेक्शन टीम डिस्कशन और इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से देना पड़ेगा। छात्रों की सूची और साक्षात्कार की घोषणा व्यक्तिगत रूप से छात्रों को सूचित की जाएगी। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2022। चुने गए सभी छात्रों को मेल और एसएमएस के माध्यम से हॉल टिकट डाउनलोड करने का निर्देश दिया जाएगा। इससे जुड़ी तारीख और अन्य जानकारी बाद में घोषित की जाएगी। सिलेक्शन टीम डिस्कशन एंड इंटरव्यू यानी कि चयन टीम चर्चा और साक्षात्कार ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। इससे जुड़ी भी तारीख और अन्य जानकारी बाद में घोषित की जाएगी। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की गई कॉपीज आप शेयर करें। इनमें शामिल है फोटो, 12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र। किसी सक्षम अधिकारी से रेशन कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र और प्रवेश परीक्षा मार्कशीट यानी कि जेईई, नीट इत्यादि की। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप viable@sdfoundationindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। याद रहे vable@sdfoundationindia.com पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं ऐश्वर्या को 8281526132 यानी कि 8281526132 पर। तो दोस्तों, देरी किस बात की, अभी अप्लाई करें। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम में फ्लिपकार्ट के बारे में ये खबर। एक प्रेस बयान में फ्लिपकार्ट कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की है कि अपने ग्राहकों को वे दवाइयाँ, वेलनेस उत्पादों और स्वास्थ्य संबंधी आपूर्ति तक प्रदान करने में तत्पर है।
इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को कहा कि भारत के ग्राहक अब कुछ ही मिनटों में सस्ती और वास्तविक दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का विस्तृत चॉइस ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि फ्लिपकार्ट के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हाल ही में संशोधित उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ ग्राहक दवाइयों और स्वास्थ्य आपूर्ति के लिए एक सहज खरीदारी का अनुभव कर सकेंगे। ग्राहकों को उनके दरवाजे तक वास्तविक और विश्वसनीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। इसकी ऐप है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप। इस ऐप के माध्यम से दवाइयों की उपलब्धता भी देखी जा सकेगी। साथ ही विक्रेताओं को गुणवत्ता जांच के लिए सावधानी पूर्वक प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। एक प्रेस बयान में कंपनी ने बताया है कि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं। कंपनी ने आगे बताया कि ग्राहक देखभाल करने वाले और रोगी दोनों अब उपयोग में आसान सुविधाओं के साथ साथ कुल 48,000 से भी ज्यादा नुस्खे वाली दवाइयों का ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर के नुस्खे का परेशानी मुक्त अपलोड, आसान चेकआउट प्रक्रिया, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस वॉलेट इत्यादि। इसके अलावा फ्लिपकार्ट प्लस के सदस्य रोमांचक ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए अपने वॉलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। देश में इंटरनेट की बढ़ती हुई पहुंच, मोबाइल फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर। कंपनी का कहना है कि फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस तक पहुंचने में अरबों भारतीयों के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और सस्ती बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वे एक कदम और बढ़ गए हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ प्रशांत जावेरी ने बताया कि मौजूदा किफायती कीमतों के अलावा ग्राहकों को इस बिग बिलियन डे पर बेहतरीन आकर्षक सौदे और वास्तविक दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों तक पहुंच प्राप्त होगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक जजमेंट सर्च पोर्टल बनाया है। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए भी मददगार साबित होगा, जिसके जरिए विकलांग और अन्य लोगों के लिए भी उच्च न्यायालय के 75 लाख से भी अधिक फैसले स्वतंत्र और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उच्चतम न्यायालय की ई समिति विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रणाली में डिजिटल बुनियादी ढांचे को अधिक सुलभ और आसान बनाने के लिए काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से यानी कि NJDG से जुड़ जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले एक फ्री टेस्ट सर्च पोर्टल में उपलब्ध होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि विकलांग व्यक्तियों की आसानी से पहुंच के लिए उन निर्णयों तक सुलभता विशेषताएं इनबिल्ट होंगी। दोस्तों, आप ये भी जान लें कि वर्तमान में NJDG यानी कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड सिस्टम में हाईकोर्टों, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय शामिल है। विकलांगता के अधिकारों को वास्तविक बनाना, पहुंच और अन्य मुद्दों को संबोधित करना। इस विषय पर व्याख्यान देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई समिति विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रणाली के डिजिटल बुनियादी ढांचे को अधिक सुलभ बनाने के प्रयास कर रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट की वेबसाइट्स पर भी ऑडियो कैप्चा पेश किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दृष्टिबाधित प्रोफेशनल्स बिना किसी बाधा के इनका उपयोग कर सके। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ई समिति ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ एक जजमेंट सर्च पोर्टल भी बनाया है। हाईकोर्टों के 75 लाख से भी अधिक निर्णय इस वजह से स्वतंत्र रूप से एक्सेसिबल हो पाएंगे। नेत्रहीनों को अपनी जरूरतों को समायोजित करने के लिए निजी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की अनिच्छा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परीक्षा में शामिल होना एक मौलिक अधिकार है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने रेलवे परीक्षा के एक उम्मीदवार को
परीक्षा केंद्र में परिचारक यानी कि अटेंडेंट ले जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, इस मामले में उम्मीदवार राहुल पांडे ने एक रीट याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका को सक्षम रेलवे अधिकारियों के निर्देश देते हुए स्वीकार कर लिया गया है। वो उसे एक परिचारक ले जाने की अनुमति दे रहे हैं, जो उसे परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष में ले जाएगा। कोर्ट ने आगे ये निर्देश भी दिया कि परिचारक परीक्षा पूरा होने तक परीक्षा कक्ष के बाहर मौजूद रहेगा और परीक्षा पूरी होने के बाद परिचारक फिर से याचिकाकर्ता को उसके स्थान पर वापस लाने के लिए अपनी सहायता देगा। अपने आदेश में न्यायालय ने भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार को भी लागू किया और टिप्पणी की कि न्यायालय को ये उचित लगता है कि अनुकंपा के आधार पर उचित निर्देश जारी किए जाए ताकि याचिकाकर्ता प्रश्न की परीक्षा में शामिल हो सके, क्योंकि प्रश्नगत परीक्षा में शामिल होने के भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार की गारंटी है जो जीवन का अधिकार प्रदान करता है। जीवन के अधिकार में एक सम्मानजनक जीवन शामिल है और यदि कोई व्यक्ति किसी भी उचित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसका जीवन बेहतर होगा और वो व्यक्ति आराम से रह सकेगा। उम्मीदवार को 15 सितंबर 2022 को विभिन्न पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा देनी थी। इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रमाणित विकलांगता को देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को एक परिचारक को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति दी जाए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फाइट ऑफ लाइफ। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ।
यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों सुनते हैं अब ये अनोखी खबर गोवा से। गोवा के पणजी में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यानी कि दैनिक भत्ते पर काम करने वाले कर्मचारी ने बिना किसी तकनीकी ज्ञान के अपनी विकलांग बेटी को भोजन कराने में मदद करने के लिए एक रोबोट बनाया है। उसकी पत्नी भी बीमार रहती है, जिससे कि वो बेटी को खाना नहीं खिला पाती। गोवा स्टेट इनोवेशन काउंसिल ने बिपिन कदम के इस नए आविष्कार की सराहना की। दोस्तों आपको बता दें कि बिपिन ने अपने रोबोट को नाम दिया है माँ रोबोट। गोवा स्टेट इनोवेशन काउंसिल बिपिन को रोबोट पर आगे काम करने और इसकी व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। खाना एक प्लेट पर रखा जाता है जो रोबोट का हिस्सा होता है। इसके बाद वो लड़की जो हिल डुल नहीं सकती या अपना हाथ तक नहीं उठा सकती, वॉइस कमांड के द्वारा रोबोट को निर्देशित करती है। वो बताती है कि वो किस समय क्या खाना चाहती है, कब सब्जी खाना चाहती है, कब दाल या कब चावल या कब इन सब का मिश्रण। बिपिन दक्षिण गोवा के पोंडा तालुका के बथोरा गांव के रहने वाले हैं। बिपिन कदम ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी विकलांग है। वो खुद खाना नहीं खा सकती है। वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर है। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल पहले मेरी पत्नी भी बिस्तर पर पड़ी। वो उदास हो रोती रहती थी क्योंकि वो हमारी बेटी को खाना खिलाने में सक्षम नहीं थी। मुझे अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए काम से आना पड़ता था। कदम की पत्नी ने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनकी बेटी बिना किसी पर निर्भर हुए समय पर ही अपना भोजन खुद कर सके। इसने कदम को लगभग 1 साल पहले एक रोबोट की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसा रोबोट कभी भी कहीं भी उपलब्ध नहीं था, इसीलिए मैंने खुद इसे डिजाइन करने का फैसला किया। कदम ने सॉफ्टवेयर की मूल बातें जानने के लिए ऑनलाइन जानकारी की तलाश की। उन्होंने कहा कि मैंने बिना ब्रेक के 12 घंटे काम किया और फिर अपना बाकी समय शोध करने और रोबोट बनाने का तरीका सीखने में बिताया। मैंने 4 महीने तक लगातार शोध किया और फिर इस रोबोट को डिजाइन किया। काम से वापस आने के बाद मेरी बेटी मुझे मुस्कुराते हुए देखती है। बिपिन ने कहा कि माँ रोबोट लड़की को उसके वॉइस कमांड से खाना खिलाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरह मैं अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था और किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता था। उन्होंने कहा कि वो अन्य बच्चों के लिए भी इस तरह का रोबोट बनाना चाहते हैं। इस रोबोट को दुनिया भर में वो ले जाना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ गोवा स्टेट इनोवेशन काउंसिल ने भी कदम के काम की सराहना की और राज्य द्वारा संचालित निकाय उन्हें अपने रोबोट को और बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद भी दे रहा है और उत्पाद के लिए एक वाणिज्यिक बाजार तलाशने पर भी काम कर रहा है। तो अब बारी है ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाली 5 आदतों के बारे में जानकारी लेने की। स्ट्रोक या मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में बस एक रुकावट ऑक्सीजन की आपूर्ति या अपर्याप्तता का कारण बन सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में क्षति होती है जो मस्तिष्क के कार्यों को परेशान करती है। मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में स्ट्रोक 25 वर्ष से अधिक आयु के 4 वयस्कों में से 1 पर हमला करता है और हर साल विश्व स्तर पर लोगों के जीवन के लिए खतरा बन जाता है। स्ट्रोक बुजुर्गों में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इससे बचा जा सकता है। सौभाग्य से आपकी उम्र या पारिवारिक इतिहास की परवाह किए बिना ही आप अभी से स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में काम कर सकते हैं और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण जीवन शैली में बदलाव से स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। आइए सुनते हैं कि कौन से 5 कारण हैं जो स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहे हैं।
पहला कारण है अस्वास्थ्यकर भोजन। पौष्टिक भोजन चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रोक की संभावना को 80% तक कम करता है। फाइबर, कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्वों के सही अनुपात आपके भोजन को संतुलित बनाते हैं। जोखिम वाले रोगियों में स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों के जोखिम को कम कर देते हैं। सोडियम, नमक, संतृप्त वसा और चीनी का सेवन सीमित करने से रक्तचाप का स्तर, कोलेस्ट्रॉल का स्तर और ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित करने में मदद मिलती है। स्ट्रोक के जोखिम वाले मरीजों को मीट यानी कि मांस और अंडे की जर्दी खाने से बचना चाहिए। दूसरा कारण है धूम्रपान और तंबाकू। धूम्रपान और तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है और इससे मृत्यु और स्ट्रोक के जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू में 7000 जहरीले रसायन होते हैं जो फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, शारीरिक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। सिगरेट का धुआं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है जो हृदय रोग का और स्ट्रोक का कारण बनता है। आप धूम्रपान भी न करें, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है। धूम्रपान छोड़ देने से ऑक्सीजन का स्तर, स्वाद और सूंघने की क्षमता में सुधार होता है और इसी से संबंधित बीमारियों की संभावनाएं भी कम हो जाती है। दोस्तों, तीसरा कारण है ड्रिंकिंग हैबिट्स। ड्रिंक करने का तरीका हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, लेकिन अत्यधिक शराब का सेवन स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालता है। ये स्ट्रोक्स की बढ़ती हुई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक शराब उच्च रक्तचाप के स्तर में योगदान देती है। शराब के सेवन को सीमित करने से उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के उतार चढ़ाव में कमी आती है, जो सीधे स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। दोस्तों, चौथा कारण है लापरवाही। कोई भी जानलेवा बीमारी या रक्तचाप का स्तर, कोलेस्ट्रॉल या रक्त शर्करा के स्तर में असंतुलन का परिणाम हो सकता है। ये जोखिम कारक उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। कमजोर वर्ग पर पहले हमला होता है। आप सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से अपने बीपी, शुगर की जांच करें और स्ट्रोक की संभावना को कम करने के लिए अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करें। याद रखें कि स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में रुकावट की वजह से होता है। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली विकल्पों के कारण हो सकती है। अन्य अनियंत्रित कारक जैसे कि पारिवारिक इतिहास, आयु, लिंग आदि भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना एक ऐसा विकल्प है जो ऐसे जोखिमों को कम करने में मदद करता है। और दोस्तों, आखिरी कारण है स्ट्रोक का आलसी जीवन। शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना, गतिहीन गतिविधियां करना और खाली समय बिताना युवा पीढ़ी में आम बात हो गई है। आलसी जीवन शैली में शरीर पर चर्बी बढ़ती है, मांसपेशियों की ताकत कम होती है, बोन डेंसिटी, मेटाबॉलिज्म और शरीर के पूरे इम्यून सिस्टम पर इसका प्रभाव होता है। इसीलिए एक निष्क्रिय जीवन शैली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के जोखिमों को बढ़ा देती है। अगर आप आलसी हो गए हैं तो अपनी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार वॉकिंग करना शुरू करें, जिसके बाद आप हल्के व्यायाम से अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब पीयूष कुमार जैन Hear.com से जुड़े तब उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। हियरिंग एड कान के मशीन की दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली कंपनी है। 2017 में Hear.com के संस्थापक डॉक्टर मार्को विटोर ने पीयूष जैन को नवीनतम जर्मन हियरिंग एड तकनीक से परिचित कराया। होराइजन 1 शीर्ष जर्मन हियरिंग एड इंजीनियरों ने रिसर्च और डेवलपमेंट में सालों तक मेहनत करने के बाद इतनी आधुनिक छोटे आकार वाली हियरिंग एड विकसित की है जो बहुत ही आसानी से कान के पीछे या उनके अंदर पूरी तरह से छिपकर फिट किया जा सकता है। डॉक्टर विएटर ने जब पीयूष जैन से इस टेक्नोलॉजी को भारतीय बाजार में लाने की बात की तो शुरू में पीयूष हिचकिचाए। वो जानते थे कि उनकी मां की सुनने की शक्ति धीरे धीरे खो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हियरिंग एड नहीं लगवाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मशीन बहुत बड़ी होने की वजह से अच्छी नहीं दिखती है। साथ ही वो सोचती थी कि सुनने की मशीन लगाने से वो बहुत जल्द बुजुर्ग लगने लगेंगी। हियरिंग एड की गुणवत्ता और डॉक्टर विएटर के दावों को परखने के लिए
पीयूष ने अपनी माताजी से उनका हियरिंग एड इस्तेमाल करने की विनती की। पीयूष बताते हैं कि ये हियरिंग एड केवल न मेरी माँ की जिंदगी में बदलाव लेकर आए, बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। हर प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम, टीवी देखने के समय हर पल, प्रत्येक बातचीत और गपशप बहुत आसान हो गई। जिस पल से मेरी माँ ने इस हियरिंग एड को लगाना शुरू किया, उसी पल से मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि शुरुआती कुछ दिनों में थोड़ा उन्हें असहज महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो सहज हो गई। 2-3 हफ्तों के बाद तो वो हियरिंग एड को निकालना ही नहीं चाहती थी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस हियरिंग एड के छोटे आकार के कारण कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने हियरिंग एड पहना हुआ है। आभासी रूप से अदृश्य होराइजन आपके कान में बड़े ही आसानी से फिट हो सकता है। असल में बहुत से उपयोगकर्ताओं का कहना है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि उन्होंने हियरिंग एड पहना हुआ है या नहीं। दोस्तों, बहुत ही कम समय में hear.com ने देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इसका मतलब है कि होराइजन हियरिंग एड अब पूरे भारत में उपलब्ध है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से। यहाँ पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत जिला विकलांग एसोसिएशन कार्यालय पर दिव्यांग जनों को आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक सरिता भदौरिया ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोग किसी से भी कमतर नहीं हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से विकलांगता का सामना कर रहा है तो उसे ईश्वर ऐसा कुछ अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे उसका जीवन विकलांगता से उबर सके और निर्बाध रूप से वो अपना जीवन जी सके। आयोजक भाजपा नेता रामशरण गुप्ता ने कहा, समाज सेवा वे अपने संकल्प को लेकर करते हैं। आज उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि वो अपने संसाधनों से दिव्यांग जनों के किसी काम आ पा रहे हैं। दोस्तों, अब खबर यूपी से। यहाँ के अंबेडकर नगर में होमगार्ड में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना के क्षेत्र निवासी विपिन कुमार मिश्र ने होमगार्ड मंत्री से की है। उन्होंने जिला कमांडेंट को बयान देकर शपथ पत्र देकर कहा कि 4 जवानों के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद भी उन्हें 60% विकलांग दिखाया गया है। उनके बच्चों को होमगार्ड में भर्ती कर लिया गया। मामले की शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। विभाग में बने रहने के लिए उनसे 80,000 रुपए की मांग की गई, किंतु न देने पर जबरन उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी भर्ती 1989 में की गई थी, किंतु एक बाबू ने कूट रचित ढंग से हेराफेरी करके इसको 1978 दिखा दिया। वहीं दूसरी ओर जिला कमांडेंट ने भी सभी आरोपों को निराधार बताया है। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। यहाँ रुक्मिणी विहार स्थित भक्ति धाम में भक्तिधाम वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का 5वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें दिव्यांग बालकों को व्हील चेयर, वॉकर, स्टडी टेबल एवं खाद्यान्न सामग्री आदि का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि नगर निगम के उप सभापति राधाकृष्ण पाठक ने कहा कि ट्रस्ट के द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं वे अति प्रशंसनीय हैं।
ऐसे कार्यों से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अध्यक्ष KL बंसल व सचिव संदीप कुमार सिंघला ने कहा कि दीन दुखियों, विकलांगों, निर्धनों, निराश्रितों, असहायों आदि की सेवा करना ही ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, अब सुनते हैं भारतीय रेलवे की ये खबर। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय रेलवे देश भर के रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगा रही है। ये पहल सुगम्य भारत अभियान यानी कि सुलभ भारत अभियान का एक हिस्सा है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर विकलांगों, वृद्धों और बच्चों को आवाजाही में आसानी प्रदान करता है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार अब लगभग 500 स्टेशन ऐसे हैं जहां लिफ्ट या एस्केलेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय रेलवे विभिन्न स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर एस्केलेटर्स और लिफ्ट का प्रावधान भी इसी का हिस्सा है और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक आवश्यकता भी है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्यों की राजधानियों में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों या रोजाना 25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशन पर एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। अगस्त 2022 तक 340 स्टेशन पर 1090 एस्केलेटर्स लगाए गए थे। जानकारी में ये भी पढ़ा गया है कि नीति के अनुसार GM और जोनल रेलवे को लिफ्टों के प्रावधान के लिए स्टेशन या प्लेटफॉर्म्स का चयन करने का अधिकार है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की सुविधा से यात्रियों के निकास और प्रवेश में सुधार होगा और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार की दिशा में ये एक और कदम है। दोस्तों, खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर कमल बाग रोड स्थित बाबा गरीबनाथ विकलांग सह जन सेवा संस्थान में सोमवार को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया गया। उद्घाटन आचार्य अखिलेश कुमार मिश्रा ने किया। मौके पर मूक बधिर विद्यार्थियों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता की गई। इनमें कई विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री आवास योजना यानी हाउसिंग स्कीम के तहत अब दिव्यांगजनों को भी प्राथमिकता श्रेणी में एक अलग कैटेगरी बनाकर सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले मकानों में दिव्यांगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। इस बाबत उत्तर प्रदेश के शासन की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को राहत देते हुए उन्हें पक्के मकान भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार जल्द ही 35,500 घर मुहैया करवाने जा रही है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल, अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बिहार के एक छोटे से गांव में मिले 52 दिव्यांग लोग। संख्या ज्यादा होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, लगातार की जा रही है निगरानी। वीएबल 2022 विकलांग छात्रों के लिए स्नातक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा। फ्लिपकार्ट पर अब मिल सकेंगी स्वास्थ्य सामग्री और दवाइयाँ। न्यायिक प्रणाली को किया जा रहा है आसान, सुनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणियां। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 80% दिव्यांग उम्मीदवार को रेलवे परीक्षा केंद्र में अटेंडेंट ले जाने की अनुमति दे दी। गोवा के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने अपनी विकलांग बेटी को खाना खिलाने के लिए बनाया रोबोट। सुनेंगे ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाली 5 आदतों के बारे में। जानिए कैसे ये जर्मन हियरिंग एड कंपनी भारत में लोगों की जिंदगियों में भारी बदलाव ला रही है। अंतिम व्यक्ति तक मुस्कान पहुंचाना है सरकार की मंशा। यूपी के होमगार्ड विभाग में फर्जीवाड़ा की शिकायत। दिव्यांगों को वितरित किए गए व्हीलचेयर, वॉकर और स्टडी टेबल्स। भारतीय रेलवे ने विकलांग व्यक्तियों की यात्रा की आसान,
लगभग 500 स्टेशंस पर 900 से भी अधिक लिफ्ट्स और 1000 एक्सीलेटर्स लगे। विश्व मूक बधिर दिवस पर बच्चों के बीच हुई प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता। लगभग 35,000 घर होंगे मुहैया।